नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 5, 6 और 7 को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, बोर्ड पर हम प्रश्नावली 1.1 के 5वें सवाल को लिखे हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि ये जो संख्या 6 की घात n है, इसका जो उत्तर आएगा वो अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए बच्चों, कोई भी संख्या हो, अगर वो 0 पे समाप्त हो रहा है तो 5 से वो संख्या जरूर विभाजित हो। जैसे देखिए, जैसे कोई भी संख्या लीजिए लेकिन वो 0 पे समाप्त हो। जैसे देखिए 320 है, 400 मान लीजिए 430 है, 560 है। देखिए सब अंक 0 पे समाप्त हो रहे हैं ना। देखिए 0 सब में अंत में है, यानी ये सब संख्याएं कहाँ समाप्त हो रही हैं? 0 पे समाप्त हो रही हैं। तो अगर 0 पे समाप्त हो रही हैं तो ये तीनों संख्याएं 5 से जरूर विभाजित हो जाएंगी। चाहे तो आप 5 से तीनों को काट कर देख लीजिए, सब 5 से कट जाएंगी। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से अवश्य विभाजित हो। तो यही बात हम लोग यहाँ लिखें, तो हम यहाँ यही बात लिख दे रहे हैं हल में। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है, वह 5 से विभाजित होती है। तो कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। जो हम संख्या लिखे थे वो देखिए सब 0 पे समाप्त हो रहे थे, इसलिए वो सब 5 से विभाजित जरूर होंगे। इसलिए इसके मतलब संख्या के, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा। यानी जो संख्या होगी उसके अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 जरूर होगा। अवश्य होगा। जैसे देखिए हम इसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 320, देखिए ये किस अंक पर समाप्त हो रही है? 0 पर। देखिए 0 पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब ये 5 से जरूर कटेगा। मतलब विभाजित होगा। और इसके अभाज्य गुणनखंड किए जाएं, इसके क्या किए जाएं?
अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर होगा, चाहे गुणनखंड करके देख लीजिए। देखिए 5, 2 से काटिए, 2 से, 2 1 2, 2 6 12 0, फिर 2 से काटिए, 2 8 16 0, फिर 2 से काटिए, 2 4 8 0, फिर 2 से काटिए 20, फिर 2 से काटिए 10, फिर 2 से काटिए 5, फिर 5 1 5। तो देखिए 320 के अभाज्य गुणनखंड ये सब हैं, ये सब 320 के अभाज्य गुणनखंड ये सब हैं। और इन अभाज्य गुणनखंडों में देखिए 5 अवश्य है कि नहीं। तो वही बात हम लिखे हुए हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो अंक 0 पे समाप्त होती है, देखिए 0 पे समाप्त होती है, वह 5 से विभाजित होती है। इसलिए उसके या इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा। इसलिए उसके अभाज्य, चलिए इसके ही रहने दीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा। अब क्या कीजिए, अब ये जो संख्या दी गई है 6 की घात n, 6 की घात n, इसके गुणनखंड कीजिए। देखिए 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणित 3 की घात n, और आगे होगा 2 की घात n गुणित 3 की घात n। यानी ये 2 और 3 को जब बाहर निकालेंगे, 2 और 3 को जब बाहर निकालेंगे कोष्ठक के बाहर, तो n घात इसके ऊपर और इसके ऊपर जरूर आएगा। तो देखिए इस तरह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 के गुणनखंड किए गए हैं। देखिए 6 के गुणनखंड किए गए हैं, तो 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है। 6 के गुणनखंड में क्या है, 2 और 3 है। 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है। तो यहाँ लिखा जाए, यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड केवल के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, केवल 2 और 3 है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन है, केवल 2 और 3 है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। और देखिए एक तो नियम है, और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड अद्वितीय है। यह गुणनखंड क्या है, अद्वितीय है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड कैसा है, अद्वितीय। अद्वितीय है का मतलब 6 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आ सकती। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ सकते हैं। तो आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड कैसा माना जाएगा, अद्वितीय माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, अद्वितीय माना जाएगा। इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। संख्या 5 नहीं आ सकती। संख्या 5 नहीं आ सकती है।
अतः हम लोग कह सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छह की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छह की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। फिर से देखिए हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो अंक 0 पे समाप्त होती है तो 5 से जरूर विभाजित होगी। अगर अंक 0 पे समाप्त हो रही हो तो 5 से जरूर विभाजित होगी, और उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 जरूर दिखाई देगा। जैसे अभी 320 का दिखा रहे थे हम आपको। अब हम इसका गुणनखंड किए हैं, देखिए 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड किए तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 और 3 है, यही लिखे हैं 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह गुणनखंड कैसा है, ये जो गुणनखंड है वो कैसा है, अद्वितीय है। अद्वितीय है मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है, इसमें 5 आ जाए 4 आ जाए। इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अतः ये पता चलता है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए इसे इमिट दे रहे हैं। चलिए 6वां सवाल लिखिए। 6वें सवाल में लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 3, 5 के बाद 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हाँ, तो चलिए बच्चों इसे हल करते हैं। देखिए 6वां सवाल लिखा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। तो हम इसे पहली संख्या मान ले रहे हैं, ऐसे दूसरी संख्या। तो पहले पहली संख्या लिखें। देखिए पहली संख्या है
7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। तो देखिए इसमें 13 कॉमन है। देखिए प्लस चिन्ह के इस साइड में देखिए 13 है और प्लस के इधर भी क्या है 13 है। इसका मतलब 13 कॉमन है। तो 13 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 7 गुणित 11 धन 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ बीच में गुणा है ना, 13 और यहाँ कोष्ठक के बीच में यहाँ क्या है गुणा है। इसका मतलब ये जो 13 है वो इस संख्या का एक गुणनखंड है। यहाँ लिखा जाए क्योंकि यहाँ 13 एक, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है। 13 क्या है एक गुणनखंड है। इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। इसलिए दी गई संख्या 13 से क्या है भाज्य। देखिए 13 से इसे काटा जाए, 13 से इसमें भाग दिया जाए तो 13 13 कट नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो 13 से क्या है भाज्य है। और अगर ये संख्या 13 से भाज्य है तो ये भी संख्या किससे भाज्य है 13 से भाज्य है। इसी प्रकार दूसरी संख्या लिखें। दूसरी संख्या देखिए क्या है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और धन 5। इसमें देखिए धन चिन्ह के इस तरफ 5 है और धन के इधर भी देखिए क्या है 5। तो 5 कॉमन ले लें तो बचा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और धन 1। अब देखिए यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है। इसका मतलब ये जो 5 है इस संख्या का एक क्या है गुणनखंड है। तो लिखिए क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है। 5 एक गुणनखंड है। इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। दी गई संख्या 5 से क्या है भाज्य है। देखिए यहाँ ये 5 है बीच में गुणा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो 5 5 कट जाएगा। इसका मतलब है कि इस संख्या का एक गुणनखंड कौन है 5 है। और अगर 5 इस संख्या का एक गुणनखंड है तो ये संख्या 5 से विभाजित मानी जाएगी, यानी 5 से भाज्य है। अगर ये 5 से भाज्य है तो ये भी क्या होगा 5 से भाज्य। तो अतः लिख दीजिए अतः 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं। तो ये 6वां सवाल है, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए इसे मिट दे रहे हैं। तो चलिए हाँ, तो देखिए बच्चों 7वां सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब मार्ग है। देखिए ये कोई खेल का मैदान है, ये ऐसे और इसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है। इसके चारों ओर क्या बना हुआ है? रास्ता बना हुआ, वृत्ताकार पथ देखिए बताए हुए ऐसे कि ये जो है ये क्या है? रास्ता है, पथ है, पथ। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए यहाँ प्रारंभिक स्थान यही है, ये प्रारंभिक स्थान है, यानी सोनिया और रवि इसी स्थान से चलना शुरू करते हैं। तो सोनिया को यहाँ से, सोनिया जब यहाँ से चलकर पूरा एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर का मतलब जहाँ से चले वहीं दोबारा पहुँच जाए तो माना जाएगा एक चक्कर है। तो सोनिया को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 18 मिनट। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? 12 मिनट। यानी सोनिया एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लेती है और रवि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 12 मिनट। और लिखा है कि ये दोनों, मतलब सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान, यानी कि इसी स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी दोनों इसी स्थान से चलते हैं और दोनों एक ही समय पर चलते हैं और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो लिखा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सोनिया एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, या ऐसा लिख दिया जाए, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है? 18 मिनट एक चक्कर का ना। सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना? 18 मिनट एक चक्कर का है। और रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना है? 12 मिनट। अब दोनों चूंकि एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही समय पे चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो दोनों कितने मिनट बाद उसी स्थान पे पहुंच जाएंगे, यही पूछ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें? अच्छा, ये दोनों अगर यहाँ से चल रहे हैं तो दोनों क्या चाहेंगे कि हम कम से कम समय में प्रारंभिक स्थान में पहुंच जाए। सोनिया भी यहाँ से चल रही है, रवि भी यहीं से दौड़ना शुरू कर रहा है। अब तो दोनों ये चाहेंगे ना कि हम कम से कम समय में एक चक्कर लगा के वहीं पहुंच जाएं। तो कम से कम समय में पहुंचना चाहेंगे। अब कम से कम समय में पहुंचना चाहेंगे, इसके लिए हमें क्या निकालना है? 18 और 12 का लस निकालना है। तो कम से कम समय के लिए यहाँ हम 18 और 12 का लस ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लस ज्ञात करेंगे।
क्योंकि कम से कम समय में पहुंचना चाहेंगे ना, और कम से कम समय का मतलब लस से ही है, इसलिए 18 और 12 का क्या ज्ञात कीजिए, लस। इसके लिए 18 का गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 से काटिए, 2 9 18, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 1 3, 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। अब इनका लस निकालना है, तो देखिए 18 का गुणनखंड लिखिए। 18 का भाज्य गुणनखंड कौन है, 2 3 3, इन तीनों के बीच में गुणा लगा के यहाँ लिखिए, 2 गुणित 3 गुणित 3। अब 12 का भाज्य गुणनखंड ये है, तो 12 के भाज्य गुणनखंड को लिखिए 2 गुणित 2 गुणित 3। इनका लसा निकालिए, लसा मतलब एलसीएम। तो लसा के लिए क्या बताया गया था आपको कि पहले उन गुणनखंडों को लिखिए जो दोनों में शामिल हैं, और फिर उन्हें भी लिखिए जो दोनों में शामिल नहीं है। तो देखिए इन दोनों गुणनखंडों को देखिए, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है। तो देखिए एक एक ठू दो दोनों में है, एक ठू दो, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक ठू दो दोनों में शामिल है, इसे लिखिए। और एक ठू 3 भी देखिए दोनों में शामिल है, एक ठू 3 भी लिखिए। यानी लस के लिए पहले उनको लिखिए जो दोनों में शामिल है, दोनों गुणनखंडों। तो देखिए 2 दोनों में शामिल था, लिख दिए। 3 भी दोनों में शामिल था, लिख दिए। एक ठू 2 दोनों में शामिल है, 2 लिखे हैं। एक ठू 3 दोनों में शामिल था, 3 लिख दिए। अब उन्हें भी लिखिए जो दोनों में शामिल नहीं है। तो देखिए ये दूसरा वाला 2 दोनों में नहीं था, इसे लिखिए। और ये जो ये 3 और ये 3 तो शामिल थे, इसलिए 3 लिख दिए। ये वाला 3 दोनों में शामिल नहीं है, तो इसे भी लिखिए। तब गुणा कर दीजिए इनका, 2 3 6, अच्छा दूना 12, और 12 3 36। तो लसा कितना आया, 36। तो लसा बराबर कितना आया, 36 आया। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36। इसका मतलब कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ लिख दें, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ 18 और 12 का लस निकाल लीजिए। जो लस आएगा समझ जाइए उतने ही मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों ये प्रश्नावली 1.1 का 7वां सवाल था। अब ये सभी सवाल खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.2 आएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।